हेलो फ्रेंड, मैं अंकुर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुरे स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसका पार्ट 2 वीडियो लाए हैं। ठीक है, आज हम लोग प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो कवर कर चुके हैं। जो फ्रेंड्स नहीं देखे हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में सभी वीडियो को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहे। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट टॉपिक है। आज हम फ्रेंड्स इसके पहले जैन धर्म के बारे में कुछ बताए थे, डिस्कस किए थे। चलिए वहीं से पार्ट 2 वीडियो शुरू करते हैं, जिससे फ्रेंड्स हम लोग जैन साहित्य को इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे पहला फ्रेंड्स टॉपिक है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन धर्म का जो साहित्य है उसको बोलते हैं आगम कहा जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम पूछ सकता है कि आगम इनमें से किससे संबंधित है, तो क्या बताइएगा? जैन साहित्य से। ठीक है, यानी जैन धर्म संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का इतिहास किससे ज्ञात होता है? प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी हर एक लाइन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना लाइन मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ, सभी लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक लाइन को ध्यान से समझते चलिए और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिक के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। यानी फ्रेंड्स, कहा जाने जैन धर्म में भगवती सूत्र के बारे में, महावीर के जीवन कृत्य के बारे में, घटना का मतलब संबंध का पता चलता है। ठीक है, विवरण के बारे में पता चलता है भगवान महावीर के जीवन काल का। ठीक है, चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। ठीक है, आप पढ़े होंगे, जानते होंगे कि इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य हैं, जिनको और भी 2 नामों से जाना जाता है, जिनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। यानी चाणक्य को कौटिल्य भी और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो अर्थशास्त्र के महान लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। यानी जैन धर्म जो आपका अर्थशास्त्र है कितना विभाजित है, तो इसमें आपको देखिएगा तो 15 अधिकरण है और 180 क्या है? प्रकरण है। ठीक है, इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी से प्राप्त होती है। ये जो आपका अर्थशास्त्र है, ये मौर्यकालीन जो मौर्य वंश का जो इतिहास है, मौर्यकालीन इतिहास, इससे जानकारी इसकी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। यानी कहने के अर्थ है, पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह डिस्कस है कि जो सांस्कृतिक साहित्य है, इसमें जो भी आपका घटना हुआ उसको क्रमबद्ध तरीके से यानी सीक्वेंस ढंग से लिखने के लिए सबसे पहला जो प्रयास किया था कोई, तो क्या था? कलहन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हाल ही में रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था। ठीक है, एसएससी में, कि कलहन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, याद रखिएगा। उसका पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। ठीक है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। ठीक है, यानी कलहन ने जो पुस्तक लिखा राजतरंगिणी, उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कलहन है। इसमें किसके इतिहास के बारे में बताया गया है, तो कश्मीर के इतिहास के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल याद रखिएगा, भूल से भी मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका है अरबों की सिंध विजन का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। यानी अरबों ने जो सिंध विजय किया, सिंध पे जो विजय प्राप्त किया, उसके वृत्तांत, उसके बारे में जो घटना का पूरा विवरण है, वो चचनामा बोलते हैं, जिसको लेखक अली अहमद ने लिखा था इसको। ठीक है, उस चचनामा में अरबों की सिंध विजय के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं फ्रेंड्स अगला पॉइंट में। अष्टाध्यायी पढ़े होंगे। अष्टाध्यायी एक संस्कृत व्याकरण है, जिसको मतलब पाणिनि द्वारा रचित है। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि है। चलिए, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, कि लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अव्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। यानी जो आपकी पाणिनि
जो आपकी अष्टाध्यायी पुस्तक है उसमें मौर्य वंश का इतिहास और उससे पहले का जो घटना था, उसका राजनीतिक परिदृश्य था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए, जिसका रचिता कौन है अष्टाध्यायी के? पाणिनि है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे आप लोग डिटेल वाइज पढ़िएगा ना तभी एग्जाम में क्लियर होगा। केवल रट्टा मार लेने से, रट्टा तोता बनने से किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। एग्जाम को क्लियर तब कर पाइएगा जब किसी भी सब्जेक्ट का आपको डीप अंडरस्टैंड हो। ठीक है, डीप नॉलेज हो, किसी भी सब्जेक्ट का अगर गहन जानकारी होगा तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाइएगा। इसलिए मैं पूरा डिटेल में इसको मतलब बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यानी फ्रेंड्स, जो कात्यायन की गार्गी संहिता है एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें यवन आक्रमण जिसने भारत पर किए थे उनके बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। जो आप पतंजलि बाबा रामदेव का प्रोडक्ट देखते हैं, तो पतंजलि क्या थे? एक महान संत थे जो पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्पमित्र शुंग जो राजा थे उनको दरबारी में पुरोहित थे। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि पतंजलि कौन थे? तो पुष्पमित्र शुंग के दरबारी पुरोहित थे। ठीक है, इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है, यानी कि इनके भाषण से शुंग वंश के इतिहास के बारे में चलता है, इनका जो बुक रचित किया गया है। चलते अब नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं कि विदेशियों, नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स है आप देख सकते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, यानी विदेशी यात्रियों ने भारत के बारे में क्या जानकारी दिया है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला पॉइंट है, यूनानी रोमन लेखक ने क्या बताया है भारत के बारे में। तो यूनानी रोमन लेखक में पहला पॉइंट है टेसियस। क्या है? टेसियस क्या बताया है? यह ईरान का राजवैद्य था। टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। यानी फ्रेंड्स, जो टेसियस यूनानी रोमन कवि था, यह ईरान का राजवैद्य था। ठीक है, जो भारत के बारे में ऐसा आश्चर्यचकित बात बताया है जिसके कारण मतलब भारत का विश्वास करना अविश्वसनीय है। मतलब इतना आश्चर्यजनक बात बताया है कि अभी सुनकर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही रोचक और दिलचस्प बात बताया है। ठीक है, चलिए वहीं नेक्स्ट आपका यूनानी लेखक कौन था? हेरोडोटस था। ठीक है, हेरोडोटस था। इससे मतलब इसने क्या बोला है भारत के बारे में? तो फ्रेंड्स आप पढ़ सकते हैं, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। जानते होंगे कि इतिहास का फादर कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? तो हेरोडोटस। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। यानी भारत के बारे में इतना सारा बहुत सारा डिस्कस कर दिया है बिना जानकारी के, लेकिन बिना जानकारी के मतलब ऐसा बात बोला है कि इस पर आंख मूंद के विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला बात यहाँ से एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न यह है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। इसका पुस्तक कौन है? तो हिस्टोरिका पुस्तक है जो हेरोडोटस द्वारा रचित है, जो 5वीं शताब्दी में भारत फारस के संबंध के बारे में विस्तार किया है। चलिए नेक्स्ट आपका कौन है? यूनानी दार्शनिक कौन है? तो सिकंदर है। कौन है फ्रेंड्स? नेक्स्ट आपका है सिकंदर। चलिए इसका हम जानते हैं। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस और नेसिक्रेटस तथा अस्टिबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक एवं अविश्वसनीय है। यानी जो सिकंदर के साथ जो लेखक थे उसमें प्रमुख थे निरियाकस, आनेसिक्रेटस और अस्टिबुलस। इन्होंने भारत के बारे में जो बात बताया है वो ऑथेंटिक बताया है, प्रमाणिक है और विश्वसनीय है। मतलब इस पर विश्वास किया जा सकता है। और इसके पहले जो बताए थे हेरोडोटस और भी जो थे मतलब अफवाह पर आधारित है, उस पर आप विश्वास आंख मूंद कर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनका पूरा प्रूफ है। नेक्स्ट यूनानी दार्शनिक थे मेगास्थनीज, जिनका नाम सुने होंगे। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो सेल्यूकस निकेटस आया था। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। ठीक है, यानी मेगास्थनीज जो आपका था ना, यही आपका मेन आपका दरबारी कवि था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, इसने इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। चलिए
अब नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि इंडिका किसका लिखा गया है। तो इंडिका कौन लिखा है फ्रेंड्स, तो मेगास्थनीज ने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला जो यूनानी कवि है डाइमेकस, इसने क्या बताया है, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था, ठीक है, राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है, यानी मौर्य युग से संबंधित कौन है, तो डाइमेकस है। यह कौन था, सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। चलिए नेक्स्ट यूनानी दार्शनिक के बारे में जानते हैं। का लिखा है डायोनिसियस, ठीक है। इसने क्या बोला है, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्स, ठीक है, फिलेडेल्फस लिखा है का राजदूत था जो अशोक के राजदरबार में आया था। यानी डायोनिसियस कौन था, मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। एग्जाम पूछ सकता है कि अशोक के राजदरबार में कौन आया था, तो डायोनिसियस लिख सकते हैं आप आंसर में, ठीक है। 4 ऑप्शन में इसको टिक कर सकते हैं। आइए चलिए टॉलमी के बारे में जानते हैं। टॉलमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। टॉलमी ने 2nd सेंचुरी में भारत का भूगोल नामक क्या लिखा, एक पुस्तक लिखा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्लिनी ने क्या बताया, इसने 1st शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में वर्णन किया, ठीक है। जो प्लिनी है उसने सबसे पहला 1st शताब्दी में कौन बुक लिखा, नेचुरल इतिहास लिखा, जिसमें भारतीय पशुओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, खनिज संपदा के बारे में विस्तृत वर्णन किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, क्या बताया है। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। यह पुस्तक ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आधारित था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है, यानी उस टाइम के भारत में किस प्रकार बंदरगाह द्वारा व्यापार होता था, इसके बारे में जानकारी मिली है, ठीक है। चलिए अब चीनी यात्री भारत के बारे में क्या बोला है, इसके बारे में चलते हैं। चीनी लेखक ने क्या बोले हैं, चीनी यात्री में सबसे पहला आता है नाम फहियान का। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है आपके फ्रेंड्स कि फहियान कौन था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि था, ठीक है, दरबारी लेखक था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है, यानी मध्य प्रदेश के समाज, कल्चर कैसा है वहाँ का, सोसाइटी, उसके बारे में बताया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया, ठीक है, फहियान ने बताया, जो चीनी लेखक था। चलिए अब चलते हैं अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। कौन था फ्रेंड्स, तो इसका नाम है संयुगन। क्या फ्रेंड्स, इसका नाम है संयुगन था। इसने क्या बताया था, यह 518 ईस्वी में भारत आया था। संयुगन को भारत आया 518 ईस्वी में आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्र की, ठीक है, यानी बौद्ध धर्म के बारे में पूरा डिटेल स्टडी कौन किया, संयुगन किया, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, 3 वर्ष यात्रा किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ह्वेनसांग, इधर नाम सुनेंगे आप लोग, ह्वेनसांग। ये हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन भारत आया था, तो ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया, ठीक है। चीन से कब चला, 629 में, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा, ठीक है। क्या था भारतीय राज्य उस टाइम में, क्या नाम था, कपिसा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया और बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों का एकत्र करके जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत शिशु की नामक से प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसका है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालिक समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसका अनुसार सिंध का राजा क्षुद्र था, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो ह्वेनसांग था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है। इसे फ्रेंड्स ह्वेनसांग ने क्या बताया, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत फ्रेंड्स आया था ये। इसने कुल मिलाकर यहाँ से यह बात याद रख सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय जो दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जो बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय, तो यहाँ फ्रेंड्स 15 वर्षों तक भारत में आया, जिसमें खास तौर पे
पूरा भारत को भ्रमण किया, खासतौर पे बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और अध्ययन करके वहाँ का बौद्ध ग्रंथ के बारे में भी जानकारी प्राप्त की, ठीक है। और इसका जो टोटल भ्रमण मतलब ये पूरा यात्रा किया था, यह इस पूरा यात्रा सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। जो 138 देशों में मतलब 138 देशों के बारे में जानकारी इसमें मिलता है, यानी ह्वेनसांग बहुत भ्रमण किया था, ठीक है, पूरा देश विदेश में। चलिए इसमें नोट में देख लेते हैं, नोट में क्या दिया है। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे, ठीक है। यानी जब ह्वेनसांग जब अध्ययन करता था, चीनी लेखक नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है, तो वहाँ के जो वीसी थे वो आचार्य शिलभद्र थे, ठीक है। तो एग्जाम यार इतने एग्जाम में कितना बार पूछा चुका है, पीसीएस एग्जाम में भी, चाहे बिहार दरोगा में पूछा चुका है बहुत सारे एग्जाम में, कि ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति कौन थे, तो आचार्य शिलभद्र थे। नेक्स्ट पॉइंट है, ईसिंग ने क्या बताया है, यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय का भारत का वर्णन किया है। फ्रेंड जो ईसिंग था, इस 7वीं शताब्दी का भारत आया था। उसने खास तौर पर नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में मतलब अध्ययन किया है, ठीक है, मतलब अपने पुस्तक में लिखा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब और भी लेखक, चीन लेखक हो गया, अब और भी लेखक ने भारत के बारे में क्या बताया है, इसका हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स जो अरबी लेखक हैं, इनमें पहला नंबर आता है अल-बिरूनी का। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, ठीक है। अल-बिरूनी कब आया, मोहम्मद गजनवी जो भारत में राजा था उसके शासनकाल में भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद। किताबुल हिंद कौन लिखा, अल-बिरूनी लिखा था, ठीक है। या तहकीक हिंद, इसका दो नाम है, किताबुल हिंद बोलिए या तहकीक हिंद, ये दोनों पुस्तक कौन लिखा, अल-बिरूनी लिखा। जिसको बोलते हैं भारत की खोज, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं, उर्दू फारसी भाषा में है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारत की खोज, किताबुल हिंद या फिर तहकीक हिंद, या उर्दू में और फारसी में लिखा गया बुक है। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फ्रेंड्स जितने भी इतिहासकार हैं इसी से मतलब अध्ययन करके पूरा मतलब भारत के बारे में, चाहे जो भी इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना होगा, इसी पुस्तक के अकॉर्डिंग ये लोग पढ़ के इकट्ठा करते हैं जानकारी। ये एक विस्तृत ग्रंथ है, यह क्या है, पूरा डिटेल ग्रंथ है, जो धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल, मापन विधियाँ, पूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें 80 चैप्टर दिया गया है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। तो कुल मिला के जो अल-बिरूनी का जो पुस्तक है, तहकीक हिंद या फिर किताबुल हिंद या भारत की खोज, ठीक है। अल-बिरूनी जो अरबी लेखक था, इसने भारत के बारे में पूरा खगोल विज्ञान, यहाँ के जाति, रीति रिवाज, प्रथा, यानी भारत का टोटल कानून हो गया, माप तौल, कला, सभी के बारे में वर्णन किया है, जो 80 चैप्टर में इसके पुस्तक में वर्णित है। चलिए अब अगला जो फारसी लेखक था, इसका नाम था इब्न बतूता, ठीक है, नाम सुने होंगे आप लोग, इब्न बतूता। यह भारत के बारे में क्या वृत्तांत किया है, इसके बारे में जानते हैं। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरब भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला बोलते हैं, ठीक है। इसने अरबी भाषा में पुस्तक लिखा है रिहला, जो भारत की यात्रा किया था उस पर। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है, ठीक है, भारत की संस्कृति के बारे में। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। फ्रेंड्स इसकी विद्वता के कारण ये बहुत बड़ा जानकार था, ठीक है। इसकी विद्वता के कारण इससे प्रभावित होकर उस टाइम में जो दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, उसने इसको दिल्ली का मुख्य न्यायाधीश, जिसको आज बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वहीं दिल्ली का जो मुख्य न्यायाधीश यानी उस टाइम में काजी बोलते थे, ठीक है, उसको नियुक्त किया। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा था, ठीक है। और दूसरा बात याद रखिएगा कि अरबी भाषा में जो अपना यात्रा किया था उसका वृत्तांत, उसके बारे में रिहला में लिखा है। चलिए अब अन्य लेखक के बारे में जानते हैं। अन्य लेखक ने भारत के बारे में क्या बताया है। इसे फ्रेंड्स अन्य लेखक में आता है पहला, डी नंबर देख रहे हैं, तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ कौन था, तिब्बती लेखक था,
ठीक है, याद रखिएगा। तिब्बती लेखक था, इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अन्य जो सोर्स आपका है उसमें अन्य जो लेखक थे, तिब्बती लेखक थे जिसका नाम था तारानाथ, उसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ लिखा जिसमें भारतीय इतिहास के बारे में वर्णित किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो कौन था फ्रेंड्स? तो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो मार्को पोलो कब भारत आया? 13वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। और पांड्य इतिहास में इसके बारे में मतलब ये जानकारी दिया है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स है पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। जो पुरातत्व संबंधित साक्ष्य है, यानी जो रिसर्च हुआ है, खोज हुआ है, जो खुदाई हुई है, इसके अकॉर्डिंग क्या मिला है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहला है 1400 ईसा पूर्व में, 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई, क्या बोलते हैं? बोगाजकोई, जिसके अन्य नाम है एशिया माइनर, इसको बोलते हैं। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई एशिया माइनर के से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नसस्य, जिसको अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं, ठीक है। यानी 1400 ईसा पूर्व में जो पुरातत्व संबंधी जानकारी मिली है, यह मिली है कि अभिलेख को बोगाजकोई बोलते थे, जिसे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नतस्य के नाम मिलते हैं, ठीक है। यानी भगवान का नाम 1400 ईसा पूर्व में पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलता है, जिनको अश्विनी कुमार के भी नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स आपका है, नेक्स्ट पॉइंट है मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण एवन राजदूत। एवन राजदूत कौन थे? इसका नाम होलियोडोरस के वेशनगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, क्या पॉइंट है फ्रेंड्स? मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण, यानी मध्य भारत में भगवत किस तरह विकसित हुआ था इसके बारे में जो प्रमाण था, एवन राजदूत, एवन के राजदूत थे कौन? इसका नाम था होलियोडोरस के वेशनगर के गरुड़ स्तंभ से प्राप्त होता है। होलियोडोरस के वेशनगर के जो गरुड़ स्तंभ है उससे मध्य भारत में, ठीक है, मध्य भारत में भगवत धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। यानी भारतवर्ष के इतिहास के बारे में सबसे पहला हाथी गुफा अभिलेख में जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहागोरा अभिलेख है। दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है? तो सोहागोरा है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्वप्रथम भारत पर होने वाली हुन आक्रमण की जानकारी भित्रीय स्तंभ से प्राप्त होती है। यानी भारत पर हुनों का आक्रमण के बारे में भित्रीय अभिलेख स्तंभ से मिलती है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है, ठीक है। यानी जो भी सती प्रथा था इसके बारे में जो अभिलेख था, लिखा हुआ घटना था, यह सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप हो। और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो रेगुलर पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहे और आप अपना किसी भी एग्जाम में आप 100% स्कोर करके आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।